हेलो बच्चों, पियर्स द फ्यूचर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स के डेरिवेशन सीरीज की। इस सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज जितने भी डेरिवेशन आपके सिलेबस में हैं क्लास 12th में, उन सब की बात कर रहे हैं। तो अभी तक पिछले 4 डेरिवेशन हो चुके हैं। अगर आपने वो डेरिवेशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 12th डेरिवेशन सीरीज के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको एक सीक्वेंस में सारे डेरिवेशंस मिल जाएंगे जो अभी तक हुए हैं और जो आगे आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। यानी आज जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत जो डेरिवेशन आते हैं उसकी बात करेंगे। इसके अंतर्गत कुल 3 डेरिवेशन होते थे, बट 2021 का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें लास्ट वाला डेरिवेशन हटा दिया गया है। वो 30% जो रिड्यूस हुआ है सिलेबस उसमें उसको हटा दिया गया है। तो सिर्फ 2 डेरिवेशन आपको गॉस की प्रमेय के अंतर्गत समझने हैं, सीखने हैं, जिसमें से आज हम पहले डेरिवेशन की बात करेंगे। टॉपिक है अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण तीव्रता। यानी गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को डिराइव करना है, आपको उसका निगमन करना है। तो बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। थोड़ा सा आप ध्यान से बैठिए 5-10 मिनट के लिए, आपको ये डेरिवेशन बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा यहाँ कुछ भी लैंग्वेज हम आपको नहीं लिखेंगे, एग्जैक्ट जो कोर पॉइंट होता है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो देखिए, आपके पास कुल मिला के टारगेट ये है कि आपके पास एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है। अनंत लंबाई का मतलब कि उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा का मतलब कितना ज़्यादा है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि ये आपके पास एक चालक तार है तो इसको हम अनंत लंबाई का चालक तार मान सकते हैं। कब? जब हम ये मान लें कि जो हमको तीव्रता पता करनी है इससे, मान लीजिए इससे r दूरी पर जहाँ पर हमको तीव्रता पता करनी है, वो बिंदु P की जो दूरी है इस चालक तार से, वो इसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम है। तो अगर इस चालक तार की लंबाई की तुलना में बिंदु P की दूरी का मान बहुत कम है तो इस दूरी की तुलना में इस लंबाई को हम क्या मानेंगे? अनंत मानेंगे। ठीक है ना। अनंत का मतलब ऐसा नहीं कि चालक तार एकदम जो है धरती से लेकर आसमान तक जो है लंबा कोई चालक तार होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम अनंत लंबाई का चालक तार मानेंगे। और एग्जैक्टली इसकी कुछ लंबाई भी है ना। इसकी लंबाई मान लेते हैं L लंबाई है। तो ये L लंबाई का कोई चालक तार है और इससे स्मॉल r दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। वो भी कैसे पता करनी है? गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए, गॉस का जो थ्योरम है उसका यूज करते हुए आपको ये तीव्रता पता करनी है। और ये जो चालक तार है वो कैसा है? तो ये आवेशित चालक तार है। आवेशित में भी कैसे आवेशित है? तो एक समान रूप से आवेशित। ठीक है, ये एक समान रूप से आवेशित चालक तार है। एक समान रूप से आवेशित चालक तार है। तो अगर ये एक समान रूप से आवेशित चालक तार है तो मान लीजिए कि इसकी टोटल जो लंबाई L है उस पूरे लंबाई में कितना आवेश है? अगर कुल आवेश इसके पास है, कुल आवेश कितना है उसको हम मान ले रहे हैं Q, और चालक तार की लंबाई आपने कितना मान लिया है? L। यानी इसकी पूरी लंबाई में अगर Q आवेश वितरित है, एक समान रूप से फैला हुआ है, तो इसमें आप जानते हैं इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना आएगा? रेखीय आवेश घनत्व। 3 तरह की बातें आपने, है ना, इसके पहले पढ़ रखी होंगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्लास 12th के सिलेबस के काफ़ी चैप्टर्स है ना, लास्ट के 1-2 चैप्टर को छोड़कर बाकी सारे चैप्टर के वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही जल्दी से आप रिवाइज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, गॉस के थ्योरम को रिवाइज कर सकते हैं। और ये रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, इनको भी आप पढ़ सकते हैं, फार्मूले आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से वहाँ पर डायग्राम बना के और उसके साथ कंपेयर करते हुए बताया गया, तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व जिसको हम लैम्डा से एक्सप्रेस करते हैं, ये क्या होता है? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जब आवेश इस तरीके से किसी तार में फैला हो, वितरित हो। तो लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, इसी को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, यानी आपके पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है। उस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। उस बिंदु P पर आपको तीव्रता का मान पता करना है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए। और आपको पता क्या है कि ये चालक तार पर टोटल Q आवेश वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, और इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो लैम्डा है। और लैम्डा का मान कितना है? तो लैम्डा बराबर कुल आवेश बटे में कुल लंबाई, यानी Q/L, या एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? देखिए, तो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करने के लिए आप जानते हैं कि गॉस की प्रमेय में एक गॉसियन पृष्ठ की बात होती है,
और गॉसियन पृष्ठ के अंदर पूरा का पूरा आवेश परिबद्ध होना चाहिए। गॉस की प्रमेय यही कहता है ना कि कोई अगर बंद पृष्ठ है और उसके अंदर कोई आवेश Q है तो इस आवेश Q की वजह से इससे होकर गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना होगा, तो वो फ्लक्स का फार्मूला है phi E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds। यही तो है गॉस की प्रमेय, है ना। और ये किसके इक्वल, ये इक्वल है Q अपान एप्सिलॉन नॉट के। तो किसी भी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ को ही गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे, किसी भी बंद गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस आवेश से परिबद्ध उस गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय का ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फार्मूला है, इसी को यूज करते हुए आपको यहाँ पर तीव्रता पता करना है, फ्लक्स नहीं पता करना है, तीव्रता पता करना है। तो देखिए गॉस की प्रमेय तो तभी आप यूज कर पाएंगे जब यहाँ पर कोई गॉसियन पृष्ठ होगा। तो इसलिए क्या करना है, आपको यहाँ पर इस चालक तार जिसमें टोटल Q आवेश फैला हुआ है, उस टोटल आवेश Q को कवर करता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ इमेजिन करना है। और चालक तार के केस में जो गॉसियन पृष्ठ इमेजिन करेंगे वो सिमेट्रिक, अगर सममित लेना है तो आप इसको बेलन के आकार का लीजिए, तो डेरिवेशन आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बाकी गॉसियन पृष्ठ आप समझते हैं कि ये है ना, गोलाकार भी हो सकता है, ये बेलनाकार भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो इस चालक तार में अगर रेखीय आवेश है, इस तरह का आवेश है, वितरित है अगर, तो ऐसे में जो गॉसियन पृष्ठ हम इमेजिन करेंगे, ये गॉसियन पृष्ठ इसको बोला जाएगा गॉसियन पृष्ठ। तो जो गॉसियन पृष्ठ हम इमेजिन करेंगे वो बेलनाकार है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। तो इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर अब देखिए ये पूरा का पूरा आवेश आ गया। तो जब पूरा का पूरा आवेश इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर परिबद्ध हो गया तो यहाँ पर गॉस का प्रमेय प्रयोग किया जा सकता है। और गॉस का प्रमेय क्या कहता है, तो गॉस की प्रमेय से देखिए, गॉस की प्रमेय के अनुसार आप जानते हैं कि phi E इक्वल टू होता है। वैसे तो आप सबसे पहले तो एक काम ये करिए कि ये जो आपका गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है, इससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स पता करिए। और जो टोटल फ्लक्स आप निकालेंगे, देखिए दो तरीका होता है। टोटल फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फार्मूला यही होता है ना, E डॉट ds, यही है फ्लक्स का फार्मूला। तो एक बार तो फ्लक्स का फार्मूला हम ऐसे पूरा फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो पूरा फ्लक्स आएगा उसको बाद में Q अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल कर देंगे, क्योंकि गॉस की प्रमेय के अनुसार जो फ्लक्स होता है वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो अगर हम ये दोनों रिलेशन यूज करें, फ्लक्स का ये रिलेशन पहले, यानी यहाँ से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद गॉस की प्रमेय से जो फ्लक्स आता है उसको इसके आपस में बराबर कर देंगे, तो आपका तीव्रता का मान निकल जाएगा। तो देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो अगर कुल वैद्युत फ्लक्स निकालें इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा, phi E इक्वल टू, फार्मूला होता है इंटीग्रेशन E डॉट ds। और ये इसका मतलब क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस का मतलब कि पूरे बंद पृष्ठ के लिए हम बात करेंगे, पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला टोटल फ्लक्स। तो जरा देखिए कि पूरे बंद पृष्ठ में किस तरह के सरफेस, किस तरह के सतह आ रहे हैं। तो इस पूरे बंद गॉसियन पृष्ठ में दो वैरायटी के सरफेसेस हैं, ऊपर और नीचे की तरफ ये प्लेन सरफेस हैं, है ना, ये प्लेन सरफेस हैं, और ये जो है एक कर्व सरफेस है, यानी एक वक्र पृष्ठ है और दो समतल पृष्ठ हैं। इस पूरे गॉसियन पृष्ठ में एक वक्र पृष्ठ है पूरा और दो समतल पृष्ठ हैं। तो इन दोनों समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, इस वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, और सभी फ्लक्स को जोड़ देंगे तो इस पूरे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो टोटल फ्लक्स है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि यानी phi E, देखिए phi E यानी E डॉट ds लिख रहे हैं, ये किसके लिए, ये वक्र पृष्ठ के लिए, प्लस एक बार और निकालते हैं इसको, E डॉट ds यानी फ्लक्स निकालेंगे किसके लिए, समतल पृष्ठ के लिए। एक बार और इसी को लिखेंगे E डॉट ds, लेकिन ये भी किसके लिए, समतल पृष्ठ के लिए। तो समतल पृष्ठ यहाँ पर दो हैं, एक नीचे है और एक ऊपर है, तो दोनों समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला फ्लक्स ये और ये हो जाएगा, और ये इस पूरे वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए ओपन करते हैं, क्या आ जाएगा, ये वक्र पृष्ठ के लिए अगर हम बात करें तो E डॉट ds, तो E ds a डॉट b के अकॉर्डिंग अगर इसको ओपन करें तो E ds cos थीटा, और थीटा की अगर हम बात करें तो गॉसियन जो आपका ये जो वक्र पृष्ठ है,
इस वक्र पृष्ठ में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ पर अगर कोई धन आवेश रखें प्लस क्यू चार्ज रखें तो ये धन आवेश उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करेगा इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, यानी वेक्टर ई का डायरेक्शन हो गया। और एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो गोलीय सरफेस है इसमें जो एरिया वेक्टर होगा उसका भी तो डायरेक्शन यही होगा। एरिया वेक्टर अगर एस है तो एरिया वेक्टर डी एस का डायरेक्शन भी तो सेम होगा, क्योंकि गोलीय सरफेस में जो इसके सेंटर से पास होने वाली रेखा होती है, यानी त्रिज्य जो रेखा है वही तो इसके सरफेस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर या लंब होगी। और एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है। यानी वक्र पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पर cos 0 प्लस इस वाले समतल पृष्ठ के लिए बात करें, मान लीजिए नीचे वाला ये समतल पृष्ठ है, तो समतल पृष्ठ के लिए आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E, लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा ये सरफेस प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की ओर ऐसे आएगा, यानी ये वेक्टर ds हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। इस वाले प्लेन सरफेस के लिए भी एरिया वेक्टर ये क्या हो जाएगा, ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वेक्टर E, और इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर यानी ऊपर की ओर ये वेक्टर ds हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। यानी दोनों समतल पृष्ठों के लिए जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर रख देते हैं, यानी ये आ जाएगा E ds cos 90 प्लस इस वाले के लिए यहाँ पर E ds cos 90, ठीक है। और cos 90 की वैल्यू 0 होती है इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी दोनों प्लेन सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो 0 हो जा रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास बचेगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से बच रहा है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका है, ये वक्र पृष्ठ का है। यानी ये जो घुमावदार सतह है, बेलनाकार सतह है, उस सतह से होकर गुजरने वाला ही ये फ्लक्स बच रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, E इंटीग्रेशन E और ये ds और उसके बाद cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 रख दिया हमने। अब देखिए इसमें से हम E को बाहर निकाल रहे हैं और E को बाहर जो निकाल रहे हैं उसका एक रीज़न है। इस E को बाहर कब निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से, जब ये E कांस्टेंट हो। तो आप देखिए कि इस बेलनाकार सतह पर हर एक बिंदु जो होगा उस हर एक बिंदु की इस आवेशित चालक तार से जो दूरी होगी वो बराबर होगी। r दूरी पर हमेशा सतह पड़ेगा सेंटर से, है ना, क्योंकि ये सेंटर पर है तो r दूरी पर हमेशा अगर ये सतह पड़ेगा तो यानी कि दूरी का मान फिक्स हो गया। दूसरी बात ये कि ये एक समान रूप से आवेशित चालक तार है तो हर एक जगह पर एकांक लंबाई में आवेश का मान भी बराबर होगा। तो अगर एकांक लंबाई में आवेश का मान फिक्स है और हर एक बिंदु की दूरी भी वही है, सेम है, तो तीव्रता का जो मान आएगा वो भी तो सेम आएगा, क्योंकि तीव्रता E क्या होता है, E इक्वल टू आप फार्मूला जानते हैं ना, कांस्टेंट आएगा पूरा और Q/r²। तो अगर हर जगह पर एकांक लंबाई में आवेश का मान सेम है और दूरी का मान भी सेम आ रहा है तो इसके हर एक इस वक्र पृष्ठ के हर एक बिंदु पर तीव्रता का मान भी सेम आएगा। तो तीव्रता का मान हर जगह वक्र पृष्ठ पर समान है, यानी हर जगह कांस्टेंट है, इसी वजह से हमने इसको बाहर निकाला है। और इंटीग्रेशन ds का मतलब आप समझते हैं, ds ये कौन से सरफेस का है, ये वक्र पृष्ठ का है, ये वाला ds बचा है। तो बताइए कि अगर ds को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ds को इंटीग्रेट करने का मतलब कि पूरे वक्र पृष्ठ का, है ना, इंटीग्रेशन का मतलब कि पूरे वक्र पृष्ठ में ये छोटे छोटे जो एरिया हैं, छोटे छोटे सरफेसेस हैं, इनका पूरा योगफल, तो पूरा जोड़ेंगे तो बेलन का क्या निकल जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, लेकिन यहाँ पर h न लेके यहाँ पर हमने इसको l बोला है तो ये हो जाएगा 2πrl, ठीक है। यानी रिजल्ट कितना आ गया, इस गॉसियन पृष्ठ से पास होने वाला या गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना आ गया, φe इक्वल टू E और इनटू में 2πrl, ठीक है। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। और यहां पर देखिए अभी तक हमने गॉस की प्रमेय का प्रयोग नहीं किया हुआ है और आपका टॉपिक क्या है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग टॉपिक है तो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग भी तो होना चाहिए, उसको यूज भी तो करना है यहाँ पर। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि इस गॉसियन पृष्ठ से, इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला टोटल फ्लक्स निकाल लिया है, फ्लक्स का जो सिंपल सा फार्मूला होता है उस फार्मूले के आधार पर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे। और हमेशा जब भी गॉस की प्रमेय के डेरिवेशन की बात होगी ना, 3 डेरिवेशन जो होते हैं
फिलहाल आपको अभी 2 ही पढ़ने हैं इस साल। तो जो तीनों डेरिवेशन होते हैं उसमें हमेशा यही करना है कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है और उसके बाद आपको वही फ्लक्स गॉस की प्रमेय के अनुसार लिखना है और फिर दोनों फ्लक्स को आपस में बराबर कर देना है, आपकी तीव्रता का मान निकल जाएगा। तो आगे देखिए छोटा सा एक स्टेप और कैलकुलेट करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आगे हम लिख रहे हैं कि गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय से इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है। तो बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है गॉस का, Q/ε0 के बराबर, जहां पर Q क्या होता है, इस पृष्ठ के अंदर परिबद्ध कुल आवेश का मान। तो हमने माना था इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो ये चालक तार है इसके अंदर टोटल आवेश कितना है, Q। तो अगर इसके अंदर टोटल आवेश Q है तो इसका मतलब कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश Q हो गया। तो इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो उसी Q का 1/ε0 गुना हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों क्या बता रहे हैं, दोनों इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स बता रहे हैं। तो दोनों आपस में सेम हुए, तो समीकरण 2 और 3 से आपस में बराबर कर दीजिए। यानी फाई E की वैल्यू यहाँ से निकला था E × 2πrl और यहाँ से आया है Q/ε0। तो ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो तीव्रता E का मान आ जाएगा, E बराबर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2πrl और ε0। और इसमें देखिए जो Q/L है, ये Q/L, इस Q/L को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। तो इसकी जगह पर अगर हम लैम्डा लिख दें तो E = आ जाएगा λ/2πε0 और इसके बाद लिख रहे हैं R। यानी ये आ गया अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और कितनी दूरी पर, R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान कितना आया, E = λ/2πε0 R। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय का जो फर्स्ट अनुप्रयोग है उससे आप तीव्रता का मान निकालेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। और ये रिजल्ट बता रहा है कि E का मान R के कैसे है, E का मान R के व्युत्क्रमानुपाती है। R का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा E का मान वैसे वैसे घटता जाएगा। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग है उसका सबसे पहला अनुप्रयोग डेरिवेशन आपने देख लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ रहे होंगे। अगर डेरिवेशन समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और आपके जो भी फ्रेंड्स क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनके साथ इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे गॉस की अनुप्रयोग का दूसरा डेरिवेशन, जो है आपका कि अनंत विस्तार के प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।